नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति में आजकल कई अहम मुद्दे छाए हुए हैं, जिसमें सीएम नायब सैनी ने या फिर यूं कहें कि हरियाणा सरकार ने 80 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा है। दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कई नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जिस वक्त हरियाणा में चुनाव हुए उस वक्त कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए थे। इसको लेकर काफ़ी मंथन भी हुआ। कुछ दिन पहले पंचकुला में भी बैठकें हुई, उसमें भी इस पर मंथन किया गया कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से बीजेपी इन सीटों पर चुनाव हार गई। केंद्रीय नेतृत्व ने भी रिपोर्ट मांगी है, सीएम नायब सैनी ने भी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक कुछ नेताओं ने नाम नहीं बताए हैं। उन्होंने आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन अभी तक वो नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है और सबकी नज़रें बिहार पर टिकी रहती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन धमाका कर रहे हैं वहाँ पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जो कि जाने माने राजनीतिकार हैं, सलाहकार रहे हैं। अब अपनी खुद की पार्टी है उनकी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, कई बड़े नेताओं के साथ वो काम कर चुके हैं, उनके लिए रणनीति बना चुके हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर आया है, क्या कहेंगे आप? देखो, नई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व पहले ही घोषित कर दिया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ये सीएम होंगे। तो नया जोश है, नई सरकार है, नई उमंग है, ऊंची उड़ान भरने का इरादा है। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर तो नया चाहिए। हर प्रदेश सरकार खरीद करके लाती है। जो भी सीएम कोई दूसरा बनता तो भी ये चीज़ तो आनी थी। आज ये बन गए तो इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि पहले जो हेलीकॉप्टर खरीदा गया था वो शायद 2008 में हरियाणा सरकार ने खरीदा था। तो करीब करीब 16 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। तो उसके ऊपर नई तकनीक आजकल आई है तो नया खरीद लिया। बहुत बहुत हरियाणा सरकार को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार, हरियाणा सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और ऊपर से हेलीकॉप्टर ले आए। किसके ऊपर नहीं है कर्ज? केवल हरियाणा प्रदेश पे थोड़ा ही है, पूरे देश के ऊपर कर्ज है। विवाद से थोड़ा ही है। अगर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो आज पैदा होता है वो भी कर्ज लेकर के पैदा होता है, लेकिन इसके ऊपर हम ये उंगली उठाएं कि हेलीकॉप्टर क्यों खरीद लिया? क्या जो आदमी ये आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी नेता का नाम ले रहा हूँ, और प्रदेशों के अंदर दूसरी पार्टियों की भी सरकारें हैं, क्या उनके ऊपर कर्ज नहीं है? हाँ, ये चीज़ चलती आ रही है और चलती है। लेकिन किसी इस प्रकार को ब्लेम कर देना कि भाई खर्चे कम करो, भगवंत मान जी ने किए पंजाब के अंदर। जिस प्रकार से उन्होंने पेंशन को ही ख़त्म किया कि जो विधायक 5 बार बन गया, 7 बार बन गया, हम जो 1 बार की पेंशन देंगे, बाकी भत्ते नहीं देंगे। और कटौती उन्होंने सुविधाओं में कमी की है। क्या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं विपक्ष के नेता या अन्य पार्टियों के नेता? फिर तो भगवंत मान के राह पे चलना चाहिए, पंजाब की तर्ज पर चलना चाहिए। तो ये तो एक राजनीतिक बातें होते हैं। राजनीतिक बातें इस प्रकार के लोग करते रहते हैं। क्या नए हेलीकॉप्टर से नई गति मिलेगी? देखो, गति तो इससे काम से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कहीं सुरक्षा फीचर्स की भी बात होती है। मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के ऊपरी 2 नामों में आता है, एक राज्यपाल जी होते हैं, एक मुख्यमंत्री जी होते हैं। मंत्री जी, विधायक जी और आम जनता बाद में आती है। तो प्रथम नागरिक का दर्जा राज्यपाल को, तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें ले ली गई होगी। डॉक्टर साहब, एक जो चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो उस वक्त काफ़ी सारे जो जिनको टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि भाई हम गद्दारों की वजह से कहें या फिर जो भीतरघात हुआ है उसकी वजह से हम हारे हैं। कुछ दिन पहले पंचकुला में बैठक हुई, वहाँ पर भी इस पर खूब चर्चा हुई। केंद्रीय नेतृत्व ने रिपोर्ट मांगी, सीएम नायब सैनी ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन आखिरकार ये नेता नाम बताने से कतरा क्यों रहे हैं आप? देखो, तकरीबन नेता सार्वजनिक उन नामों को नहीं कर रहे। उन नामों का पब्लिक को भी पता है। अब दूर मत जाओ, हम तो जज्जर, आपका बेरी, आपका भादरगढ़ और आपका जैसे ये बादली, इन कॉन्स्टिट्यूंसी का तो हमें भी पता है, जनता को भी पता है।
जो बेरी हल्के में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे नेता, उनके बूथ पे किसी के ऊपर 17 वोट निकलती हैं, किसी के बूथ पर 30 से 35 वोट निकलती हैं। तो यह क्या है? क्या उन्होंने पार्टी का साथ दिया है? पार्टी के पास पूरी एक्यूरेट रिपोर्ट जा चुकी है, और जो प्रत्याशी हारे हैं और जिनका अंदर खाने जिसने भी विरोध किया है, वो सूची उनके पास पार्टी हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने भी एक संकेत स्पष्ट दे दिया। 3-4 बार मोहन बड़ोली जी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, उनका बयान आ चुका है कि बागी जो इस चुनाव में हमारे थे कि उनको किसी भी सूरत में हम पार्टी ज्वाइन नहीं करने देंगे, और वो इंतज़ार करो, समय आएगा, उनके बारे में बाद में विचार करेंगे। और फ्री हैंड वो एक तरह से देने के मूड में हैं कि जिस हल्के से जिस भी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है कि उसने की अगुवाई में उस इलाके के विकास के कार्य होंगे। तो ये संकेत तो भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। इसके विपरीत ये काम तो कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस वाले भी हारे हुए प्रत्याशी करें कि हमारे साथ भी इस प्रकार का भीतरघात हुआ है, उनके ऊपर तो कोई चर्चा भी नहीं है, ना कोई कमेटी गठित की गई है। केवल नाम पूछ लिया कि हार के कारण बताओ, बता दी, उन्होंने भी दी। एक्शन मोड में वो नहीं आए। इन्होंने तो कुछ के ऊपर तो मरहम लगाने का काम भाजपा के नेताओं ने तो और संगठन ने तो किया ही है। कमल गुप्ता है हिसार से, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि भाई जो नेता बीजेपी के साथ थे, जो नेता बीजेपी में हैं, उन्होंने मेरी बजाय दूसरे की मदद की है, तो मुझे टिकट ही क्यों दिया मुझे। देखो, उनका विरोध करना स्वाभाविक है, उन्होंने जैसे नाम लेके कर दिया, लेकिन रिटर्न में तो सारे नेता दे चुके हैं। मोहनलाल बड़ोली जी के पास पूरी रिपोर्ट जा चुकी है, और कुछ पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो धड़े में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी थोड़ा सा सजग है कि भाई जिसने पार्टी का विरोध किया है ना, कि उसको नज़दीक मत फटकने दो। लेकिन कुछ नेता गले से लगाने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है, ये तो पार्टी हाईकमान जरूर उनके ऊपर भी कोई न कोई एक्शन लेगी। डॉक्टर साहब, सरकार के पास पूरी रिपोर्ट है, संगठन के पास पूरी रिपोर्ट है कि किन किन लोगों ने मदद नहीं की, लेकिन जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो नाम बताने से कतरा रहे हैं, उनमें क्या डर है? नाम ही वो बता करके आए। ये कुछ चीज़ें हर पार्टी सीक्रेट रखती है, प्रत्याशी भी सीक्रेट रखता है कि भाई सार्वजनिक रूप से मैं नाम लूँगा। एक्शन किसने लेना है? एक्शन तो करना है ना पार्टी हाईकमान ने, या तो मुख्यमंत्री महोदय ऐसे लोगों को दरकिनार करेंगे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, या प्रदेश अध्यक्ष उनको मंच से दूरी बनाएंगे, मंच पर नहीं आने देंगे, ऐसे नेताओं को गले नहीं लगाएंगे। उन दोनों ने संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं, और बार बार उनके बयान भी आ चुके हैं। प्रत्येक हारा हुआ प्रत्याशी अपने हाईकमान को अपने इलाके के बारे में, हल्के के बारे में रिटर्न में दे चुका है। तो क्या जो नई सरकार बनी है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, चाहे कोई भी मामला हो प्रदेश का? फिलहाल तो लग ही रहा है। जिस प्रकार से 2-4 फैसले हुए हैं, और उन फैसलों के ऊपर तो मोहर जो लगी है, जनता के अंदर वाहवाही तो कहीं न कहीं सरकार ने लूटी है, तो इसका मतलब उसी गति से सरकार आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार का की गति चाव में शुरुआती दिनों में होती है, अगर ये गति 5 साल लगातार बरकरार रहेगी तो जनता की भलाई के लिए अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा राजनीति से जुड़ा हुआ, तो आप पहले के मुकाबले और अब में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अलग अलग दौर आया है। हमने चौधरी देवीलाल को भी देखा है, और आज तक के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी देखा है। बहुत से अच्छे मुख्यमंत्री आए हैं, वो अपनी अपनी फील्ड उनकी थी, अपनी सोच थी, अपना दायरा था, अपनी कार्यशैली अलग अलग थी। जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल के नाम के साथ तो हरियाणा निर्माता जुड़ा हुआ है, और हरियाणा का निर्माण भी किया था। देश के कई प्रदेशों के अंदर तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां तक सड़क और बिजली नहीं गई है, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो चर्चाएं थी कि अपने कर्मचारियों को वेतन भी हरियाणा नहीं दे पाएगा। और चौधरी बंसीलाल ने लिमिटेड समय में इंदिरा गांधी जी के हाथ से हरियाणा के आखिरी गाँव के अंदर बिजली का उद्घाटन करवाया था, बिजली पहुँचा करके और सड़कें बनवा करके। चौधरी देवीलाल थे, वो जन नेता के रूप में उनकी एक छवि थी। मनोहर लाल खट्टर जी की छवि जो है वो बिना खर्ची बिना पर्ची वाली छवि उनकी रही है, और उसी छवि को आज नायब सिंह सैनी भी आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। बीच में अल्प समय के लिए कुछ मुख्यमंत्री आए, उनमें मास्टर हुकुम सिंह का भी नाम आप ले सकते हो, उनमें बनारसी दास गुप्ता जी का भी ले सकते हो। चंद समय के लिए राव वीरेंद्र सिंह जी बने। हरियाणा के पहले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने बेरी से, वो भी थोड़े समय के लिए रहे थे। तो सबका कार्यकाल ठीक ठाक सा रहा है। और अगर हम चर्चा करें कि भाई
कौन ज़्यादा लोकप्रियता के पैमाने पे पुराने मुख्यमंत्रियों की तुलना की जाए तो कई मुख्यमंत्री लोकप्रियता के पैमाने पर जनता की नज़रों के तारे बने रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली अलग थी, जीवन शैली अलग थी। चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, चाहे चौधरी बंसीलाल थे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर थे, और आज नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, शायद एक लोकप्रिय सीएम हरियाणा के ये भी साबित होंगे। लाठी साहब, अगर बात करें 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और पीके को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार उठाए, हालांकि वो चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए, और अमेरिका में जाकर उन्होंने बिहारियों को लेकर काफ़ी कुछ कहा है कि भाई बिहार में जनसंख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे आप? अब जैसे देश के अंदर कई प्रदेशों के अंदर उपचुनाव हुआ, तो बिहार के अंदर भी उपचुनाव हुआ, जिसकी मतगणना 23 नवंबर को हुई, मतों की गिनती। तो उसमें 4 सीटों के ऊपर प्रशांत किशोर जी ने जो अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी के प्रत्याशी उठाए, और उन्होंने जो अपना चुनाव चिन्ह लिया है वो भी अपना जो स्लोगन उनका है उसके हिसाब से चयन किया है। वो चुनाव चिन्ह उन्होंने लिया है स्कूल बैग, बस्ता हम जिसको कह सकते हैं। वो उन्होंने क्यों चुना? उनका नारा एक ही है कि उद्योग बिहार के अंदर क्यों नहीं लग रहे, बाहर उद्योग लगते हैं और बिहार का आदमी केवल मजदूर बन करके वहाँ क्यों जाए। टैलेंट की कमी बिहार के अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा IAS आप देखोगे तो शायद बिहार से ही पुराने समय में निकलते थे। बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान होते थे, गुरुकुल होते थे, वो भी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा थे। वो कहते हैं कि बिहार खुद एक इंडस्ट्री का हब क्यों ना बने, और उसके लिए ज़रूर उन्होंने जोर दे रखा है पढ़ाई के ऊपर कि बिहार के अंदर शिक्षा पद्धति अगर अच्छी होगी तो बिहार भी तरक्की करेगा। तो उन्होंने 4 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़वाया। 2 तो गया के क्षेत्र की सीटें थी। तो एक विधानसभा से तो उनकी वोटें आई मात्र 6000 उनके प्रत्याशी की वोटें, लेकिन वो नंबर 3 पे रहे 6000 वोट लेने के बाद। और एक विधानसभा सीट के ऊपर उनकी आई 7500 वोटें, एक विधानसभा सीट के ऊपर उनकी आई 17500 वोटें, और एक विधानसभा ऐसी थी जहां उनके प्रत्याशी ने 37,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जिस रणनीति के तहत बिहार के अंदर एंट्री ले रहे हैं अपना राजनीतिक दल बना करके, आने वाला समय जो 2025 के अंदर जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों में एक दमदार एंट्री प्रशांत किशोर की पार्टी करने जा रही है। और इन चारों हलकों के वोटों का अगर हम जोड़ करके देखते हैं या रुझान के रूप में देखते हैं तो 37,000 17,000 वोट कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वोटें हैं शुरुआती पारी में, क्योंकि बड़े बड़े दल वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों अलायंस में हैं। कोई नीतीश के साथ अलायंस में है तो कोई लालू यादव के बेटे के साथ अलायंस में है। लालू यादव की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड भी है, नीतीश कुमार की पार्टी। चारों दलों को पिछाड़ करके जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई है प्रशांत किशोर ने लिमिटेड समय के अंदर, पहले ही चुनाव के अंदर, तो संकेत सीधा सा है कि बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता, जनता उनको एक तरह से मंजूरी दे रही है, उनका स्वागत कर रही है। सब जानते हैं प्रशांत किशोर को एक रणनीतिकार के तौर पर एक मान्यता मिली हुई है कि बड़े बड़े लीडरों के साथ वो काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टी हैं उनके लिए रणनीति बना चुके हैं। तो क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो उनका अनुभव रहा पीछे? देखिए, जो छाप उनकी है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिस भी नेता के लिए उन्होंने काम किया, ज़्यादातर वो सफल रहे हैं। केवल 5% आप कह सकते हो कि हर जगह आदमी पास नहीं होता, कहीं मामला अटक जाता है। एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी का जब मैं उन्होंने लिया था और खाट पर चर्चा के नाम से एक चर्चा का दौर शुरू किया था, उसमें वो सफलता नहीं दिलवा पाए थे। उन्होंने ममता जी के लिए काम किया, वहाँ सफलता मिली। नीतीश जी के लिए काम किया, सफलता मिली। नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया, सफलता मिली। शायद उन्होंने किया हो अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, उनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो जहाँ जहाँ उन्होंने ये जिम्मेवारी उठाई है उसको बखूबी निभाया और सफलता हासिल की है। और जिस प्रकार से स्वयं के कंधों के ऊपर पूरा भार लेकर के अपना राजनीतिक पार्टी का गठन करके जनता के बीच में निकल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लगता है कि सफलता उनको पहले चुनाव में, चाहे जिस प्रकार की सफलता केजरीवाल जी को मिली पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर, इस प्रकार की सफलता भले ही ना मिले, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बिहार की जनता के अंदर जरूर होगी। और जो बिहार का शिक्षाविद व्यक्ति है वो कहीं न कहीं उसको बहुत पसंद कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से हरियाणा में साफ दिख रही है कि हरियाणा में एक तो नया हेलीकॉप्टर आया है सीएम नायब सैनी के लिए, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। या तो
जो बागी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो या विकास के काम है, उन सब को लेकर पार्टी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।